ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज का। तो ड्रोन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में कि ड्रोन्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, क्या उनके लीगल अप्रोच होंगे डिफरेंट कंट्रीज में, उसके बारे में बात किए थे हम लोग। उसी बात को थोड़ा सा और आज आगे एक्सटेंड करेंगे ड्रोन्स को ही, कि ड्रोन्स का जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज में कैसा है। तो ड्रोन्स के बारे में हम लोगों ने जब बात की तो देखा था कि ड्रोन्स कई शेप के होते हैं। अब आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि स्लाइड में ड्रोन्स के अगर शेप की बात की जाए तो वो एक बड़े हेलीकॉप्टर या प्लेन से लेकर के एक छोटी बी यानी मधुमक्खी के साइज तक का हो सकता है ड्रोन। यानी इसकी जो वेरिएशन है साइज की वो काफी वेरिंग है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन्स को सिर्फ ये कहा जाए कि वो एयरली फ्लाई करते हैं। इसके अलावा भी उनकी जो है फ्लाइंग हो सकती है, या वो ग्राउंड पे भी काम कर सकते हैं, इवन इन वाटर, पानी में भी जो है काम करते हैं। तो बहुत सारे तरह के जो है वो फीचर्स हैं ड्रोन के। ड्रोन्स हैं क्या? तो अगर ड्रोन को सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जो तरीका, वो है कंट्रोल्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। और उसमें क्या लगा रहेगा? कैमरा। तो कैमरा अगर उसमें इंस्टॉल किया हुआ है आपने, और उसकी कंट्रोलिंग आप जो है वो किसी कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं या किसी रिमोट के थ्रू कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे कंट्रोल्ड मैन्ड एयरक्राफ्ट या ड्रोन। नाउ ड्रोन्स आर नॉट न्यू। ड्रोन्स को कहा जाए तो ड्रोन कोई नई चीज नहीं है। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि ये नई चीज नहीं है? तो याद करिए, जो छोटे सबसे पहले बनाए गए प्लेन वो बड़ी छोटी साइज के हुआ करते थे, अनमैन्ड हुआ करते थे, उनको उड़ाया गया, फिर उसके बाद उसे मैन पायलट की तरह वर्क करने लगे, फिर उसके बाद जंबो जेट्स बने जिसमें एयर फ्लाइंग स्टार्ट हुई, बहुत सारी तरह की स्टार्टिंग्स हुई उसमें। ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन उसका नाम ड्रोन नहीं दिया गया था क्योंकि जो कंट्रोलिंग थी वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी। अनमैन्ड कंट्रोलिंग उतनी पॉसिबल नहीं होती थी जितनी पॉसिबिलिटी अब हो गई है थ्रू रिमोट। ये पॉसिबिलिटी पहले नहीं थी। एरियल फोटोग्राफी की भी बात करें अगर, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। पहले भी हेलीकॉप्टर्स में बैठ करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती रही है, पर हाँ वो डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव चीज होती थी। वो वीडियो शूट करना महंगा होता था, क्योंकि अगर आपको कोई एरियल शूट करना है तो फिर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए या छोटा प्लेन चाहिए, फिर वहां से जो है एक आदमी जो है वो वीडियो कैमरा या हाई डेफिनेशन कैमरा लेकर के बैठेगा, और वो फिर ऑडियो वीडियो या फोटोग्राफी जो है उसको शूट करेगा। तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर तो था ही, पर एरियल फोटोग्राफी पहले से होती आई है। हालांकि अब उसको पूरी तरह से रिप्लेस किया गया है ड्रोन्स के थ्रू। अब ड्रोन्स के थ्रू ये चीजें पॉसिबल हो गई। तो एरियल फोटोग्राफी में हम लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से वो बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं जिसमें एरियल व्यू दिखाया जाता है। और नेचुरली वो सारे के सारे ड्रोन से तो हुए नहीं थे जो पहले के थे। तो वो कहीं ना कोई हेलीकॉप्टर यूज करके, कोई वीडियोग्राफर यूज करके उसको वीडियो शूट किया गया, और फिर उसको जो है कन्वर्ट करके सेंड किया गया कस्टमर तक या यूजर्स तक। तो एरियल फोटोग्राफी इन द लीगल एनवायरनमेंट until now has been limited to the big cases। तो जब कोई बड़ी घटना या बड़ी कोई इवेंट को हमको करना होता था,
तो हम लोग एरियल फोटोग्राफी का यूज करते थे। ये काम फिर बाद में सैटेलाइट्स के थ्रू होने लगा था। पर अभी क्या हुआ कि ड्रोन्स के आने की वजह से एरियल फोटोग्राफी जो है वो कॉमन चीज हो गई। एक कॉमन पीपल भी अब जो है वो एरियल फोटोग्राफी करा सकता है अपने यहाँ किसी इवेंट की। तो जब वो कोई इवेंट इस तरह का कराता है और उसकी फोटोग्राफी कराना चाहता है, तो उसके क्या क्या लीगल कंस्ट्रेंट होंगे, लीगली क्या उसको परमिशन लेनी होगी, ये सारे इश्यूज आते हैं। तो इस पे पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग बात की थी, सेशनल के पहले भी। उसी चीज को थोड़ा सा और आज एलोबरेट करेंगे कि यूएस में जो एजेंसीज हैं वो कैसे इस काम को करती हैं, क्या प्रोसीजर है उनके यहाँ इस सब चीजों को कंट्रोल करने का, क्या नियम कानून उन्होंने बनाए हैं, और फिर उसके बाद इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में कैसे होता है। तो ड्रोन्स है क्या? बट विद द लो कॉस्ट ऑफ ड्रोन्स इन कंपैरिजन टू मैन्ड एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ दैट कैन चेंज। तो ये जो फोटोग्राफी पहले होती थी, ये बहुत महंगी थी, इसमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। अब यही सारा काम ये ड्रोन कर देता है। तो ड्रोन में कैमरा फिट कर दिया और उसके थ्रू जो है आप रिमोट के थ्रू इधर वीडियो या स्टिल फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। तो एक्सपेंसिवनेस जो है वो एंड हो गई, कम हो गई पहले के मुकाबले। In any case, no matter how small that aerial view of the subject would enhance the understanding of the jury, will be an opportunity for you. तो जब भी कभी एरियल व्यू देखना हुआ, उसको हमें यूज करना हुआ, तो चाहे वो कितना भी छोटा एप्लीकेशन हो, प्रोग्राम हो, इवेंट हो, पर क्या उस पर कोई ज्यूरिडिक्शन लग सकता है? क्या कोई उस पर नियम लग सकता है? क्या वो इवेंट का पहले से जो है वो कोई आपको एक अथॉरिटी लेनी होगी? इस बारे में फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या ये जो है, जो किसी इवेंट की हम फोटोग्राफी कराते हैं या ये सारी चीजें कराते हैं, उसमें किसी और चीज का भी या किसी और एजेंसी से हमें अप्रूवल लेना होगा या नहीं। तो फिर ये जिन कंट्रीज में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उन कंट्रीज ने ये सोचना स्टार्ट किया। तो इवेंट इन द स्मॉलेस्ट ऑफ केसेस, कि जैसे अभी मान लीजिए कहीं तूफान आया था, जो यास या उसके पहले जो आया था ताउते, उसकी वजह से कहीं पे बहुत सारा जो है वो नुकसान हुआ। अब उस नुकसान की फोटोग्राफी कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इधर हम हेलीकॉप्टर यूज करें और पूरे उस एरिया का सर्वे कराएं। दूसरा तरीका यह है कि हम एरियल सर्वे करा लें ड्रोन्स के थ्रू। तो ये दो तरीके से हम ये काम करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है, उसके हिसाब से फिजिबल ऑप्शन तो ये है कि हम ड्रोन यूज करें और स्मॉलर एरियाज के सर्वे करा लें और उसकी रिकॉर्डिंग करके रख लें। तो वो फिजिबल भी होगा, सस्ता भी पड़ेगा, आसान भी है, और एक आदमी उसको कंट्रोल कर सकता है। बजाय कि हम हेलीकॉप्टर यूज करें, वहां पे एक पायलट रहेगा, उसका खर्च, हेलीकॉप्टर का किराया, फिर आपको वीडियोग्राफर या वीडियो फोटोग्राफर जो यूज होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक दिक्कत भरी चीज है। तो स्मॉलेस्ट ऑफ द केसेस में भी हमको कहीं ना कहीं से तो परमिशन लेनी होगी। आप ऐसे तो शूट नहीं कर सकते उसको, उस एरिया का फोटो नहीं ले सकते। ये कहीं ना किसी ज्यूरिडिक्शन में तो आएगा। तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? तो अगर हिस्ट्री की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि 1903 में सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने बनाया, प्लेन को उड़ाया। वो धीरे धीरे फिर जो है 1926 तक आते आते एक एक्ट बना उसका। फिर 1936 में उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ने बनाया अपना एक। और फाइनली जो है फिर 2012 में आकर के फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन ने उसका एक एक्ट बनाया, रिफॉर्म एक्ट बनाया, जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन
कैन आई लीगली फ्लाई ड्रोन्स, यस और नो? तो डेफिनेटली यस, हम उड़ा सकते हैं ड्रोन्स को, बट वो लीगैलिटी अपने पास होनी चाहिए। आपको वो लीगल अप्रूवल आपके पास होना चाहिए कि आप किसी ड्रोन को फ्लाई करा सकते, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो पॉसिबिलिटी पूरी हो। जो जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके ड्रोन्स के थ्रू किसी को हार्म तो नहीं होगा, ये सारे लीगल एट्रीब्यूट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जो है इसको उड़ा सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने 2012 में सेक्शन 336 अडॉप्ट किया और उसमें कुछ नियम जोड़े उन्होंने। क्या नियम जोड़े? द एयरक्राफ्ट इज फ्लोन स्ट्रिक्टली फॉर हॉबी और रिक्रिएशनल यूज। The aircraft is operated in accordance with a community-based set of safety guidelines and within the programming of a nationwide community-based organization. तो एक तो ये जो है कि आइदर आप उस एयरक्राफ्ट को रिक्रिएशनल या हॉबी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी आपका मॉडल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, अभी ड्रोन्स की तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरा, एयरक्राफ्ट जो ऑपरेट होगा वो इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, उन नियमों के अंतर्गत होना चाहिए जो नेशन वाइड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिस गाइडलाइन को देता है, उस सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ हो। द एयरक्राफ्ट इज लिमिटेड टू नॉट मोर देन 55 पाउंड्स, यानी उसका वजन जो है 55 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज सर्टिफाइड थ्रू अ डिजाइन। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर आपको अपनी उस डिजाइन, उस कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर जो है उसका एक सर्टिफिकेशन कराना होगा, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा, उसकी फ्लाइट टेस्टिंग होगी, फिर उसका ऑपरेशनल सेफ्टी प्रोग्राम एडमिनिस्टर किया जाएगा किसी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो एफएए का ही पार्ट होगा, और तब जब वो सर्टिफिकेशन देगा तब आप उसको फ्लाई करा पाएंगे। The aircraft is operated in a manner that does not interfere with and gives way to any manned aircraft. जब आप इस तरह के अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं तो ये आश्वासन आपको देना होगा कि ये उन रास्तों पे नहीं जाएगा जहां पे मैन्ड एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, यानी उन पाथ को फॉलो नहीं करेगा। Do not interfere with and gives way to any manned aircraft. When flown within 5 miles of an airport, the operator of the aircraft provides the airport operator and the airport air traffic control tower with prior notice of operation. और अगर कहीं आप अपने ड्रोन को या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट के नजदीक उड़ा रहे हैं और वो भी 5 मील के अंदर, तो फिर तो आपको, चाहे आप जो है उनके पाथ में आते हो या ना आते हो, किसी भी मैन्ड एयरक्राफ्ट के, आपको परमिशन लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि 5 मील से अंदर जब मैन्ड एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होती है तो वो उसी रेंज में आ जाता है जिस रेंज में ड्रोन्स उड़ते हैं, यानी उसकी लैंडिंग जब होगी तो हाइट बहुत नीचे हो जाएगी एयरक्राफ्ट की, और वो किसी ड्रोन के रास्ते में भी आ सकता है या ड्रोन उसके रास्ते में आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको फ्लाइट एयर कंट्रोलर को बताना होगा, उससे अप्रूवल लेना होगा। वो जब बताएगा कि हाँ ये टाइम स्लॉट है आपके लिए, इस टाइम स्लॉट में आप जो है अपने ड्रोन को फ्लाई करा सकते हैं, तब आप करा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं करा सकते। सिक्स्थ लॉ इन्होंने कहा कि द एयरक्राफ्ट इज फ्लोन विद इन विजुअल लाइन साइट ऑफ द ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर की विजुअल लाइन ऑफ साइट में ऑपरेट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑपरेटर अब उसको देख ही नहीं पा रहा है और वो फ्लाई भी कर रहा है, तब क्या होगा कि कंट्रोलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है, ड्रोन जो उड़ रहा है वो आप देख नहीं पा रहे कहाँ पे है आपका। तो अब आप उसको लेफ्ट मूवमेंट करा रहे तो वो एक्चुअली लेफ्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इन्होंने रूल लिखा कि एयरक्राफ्ट जो भी है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, जो भी ड्रोन आप फ्लाई करा रहे हैं, उसका विजुअल लाइन साइट होना चाहिए। सेक्शन 333 पे इन्होंने कहा कि मस्ट बी अ एफएए लाइसेंस पायलट मस्ट हैव अ करंट मेडिकल सर्टिफिकेशन। अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ प्रोसेस होता है ये। आपको जो है लाइसेंस पायलट का जो है एक सर्टिफिकेशन, एक लाइसेंस लेना होगा,
और प्लस आपको अपनी एक करंट मेडिकल रिपोर्ट भी देनी होगी, और ये वैलिड होता है सिर्फ 4 मंथ के लिए। अगेन 4 मंथ के बाद आपको फिर से एक वैलिडेशन लेना होता है। हालांकि ये सारा प्रोसीजर यूएसए का है, अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूएसए में ये पूरी तरह से इसका पालन होता है, तभी जाकर के आप वहां पे फ्लाई करा सकते हैं अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को। द एफएए प्रपोजल्स ऑफर सेफ्टी रूल्स फॉर स्मॉल यूएस। तो एफएए ने जो प्रपोजल दिया सेफ्टी रूल्स का, वो स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए दिया जिसका वजन 55 पाउंड से नीचे था, और जिसका यूज किस लिए कर रहे थे आप? नॉन रिक्रिएशनल ऑपरेशंस के लिए, यानी ऐसे जगहों के लिए जो कि मौज मस्ती के लिए नहीं थे, एंजॉयमेंट के लिए नहीं थे। The proposed regulation was published on the Federal Register or public comment on February 23 to 2015। तो अगर आप देखें तो ये सब कुछ जो है वो इधर के वर्षों में ही हुआ है। 2015 में ये रूल्स बने यूएस में, यूएसए में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे और कंट्रीज में इन रूल्स को अडॉप्ट किया गया, इस पे काम करना शुरू हुआ। मेजर प्रोविजंस जो हैं ऑपरेशनल लिमिटेशंस के लिए लेकर के, कि क्या ऑपरेशनल लिमिटेशंस होगी, ऑपरेटर का सर्टिफिकेशन कैसे होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, यानी जो उस ड्रोन को उड़ाएगा क्या उसको सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जिम्मेदारी क्या होगी जो उड़ा रहा है ड्रोन को, और प्लस उस ड्रोन का अपना रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। इसके लिए पूरी एक प्रपोज मेजर गाइडलाइन इन्होंने इशू की पार्ट नंबर 107 के थ्रू अपने रिपोर्ट में। इसमें क्या था, ऑपरेशनल लिमिटेशंस जो दी गई, वो पहली तो ये थी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो 55 पाउंड से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मे नॉट ऑपरेट ओवर एनी पर्सन्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। अगर वो छोटा एयरक्राफ्ट है या ड्रोन है जो कि 55 पाउंड से भी कम है, उसको आप जब उड़ाएंगे तो किसी पर्सन के ऊपर नहीं उड़ा सकते, और ना किसी उसके द्वारा किए गए ऑपरेशन में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। यानी दूसरे किसी इंसान के ऊपर से भी अगर उड़ा रहे हैं तो भी आपको जो है फिर प्रॉपरली उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए प्रॉपरली आपको एक अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन में अलाउ करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा स्टेडियम में जो ऊपर कैमरे लगे होते हैं जिनके थ्रू क्रिकेट मैच में जो है वो फोटोग्राफी ली जाती है, तो प्रॉपरली उनकी सिक्योरिटी को एग्जामिन किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी वो गिर जाए किसी खिलाड़ी के ऊपर या किसी के ऊपर तो चोट लग सकती है। तो अगर वो ऑपरेट करा रहे हैं तो स्ट्रिक्टली उसको फिर मॉनिटर किया जाता है। कई कई जगहों पे सिर्फ डे लाइट ऑपरेशंस के लिए अलाउ करते हैं, सनराइज से सनसेट तक, रात में नहीं यूज करने देते। ये इसकी कुछ ऑपरेशनल लिमिटेशंस है। फिर मस्ट यील्ड राइट ऑफ वे टू द अदर एयरक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड। निश्चित ही वो किसी और एयरक्राफ्ट मैन्ड या अनमैन्ड के रास्ते में नहीं आने चाहिए। जब भी आप उनको उड़ाएंगे, किसी अपने ड्रोन को, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को, तो विजुअल लाइन ऑफ साइट जरूर होनी चाहिए, यानी आपको वो दिखना चाहिए। और कैसे दिखना चाहिए? ये नहीं कि बाइनोकुलर लगा करके दूरबीन से देख रहे हैं। आप बहुत अधिक है तो आप अपने चश्मे जो यूज कर रहे हैं उसके थ्रू देख सकते हैं, अनएडेड बाय एनी डिवाइस, किसी और डिवाइस की मदद नहीं ले सकते। या तो नॉर्मल आपकी आंख सही है तो आंखों से, और नहीं तो अगर आप चश्मा पहनते हैं तो करेक्टिव लेंसेज के थ्रू देख सकते हैं। उसको माना इन्होंने विजुअल लाइन ऑफ साइट, ऐसा नहीं माना कि आप ठीक है अपने ड्रोन को बहुत दूर तक उड़ाइए और कह दिए कि हम तो बाइनोकुलर से देख रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं। फर्स्ट पर्सन व्यू एफपीवी कैमरा कैन नॉट सेटिस्फाई सी एंड अवॉइड रिक्वायरमेंट।
तो फर्स्ट पर्सन व्यू FPV कैमरा कैन नॉट सेटिस्फाई सी एंड अवॉइड रिक्वायरमेंट but can be used as long as requirement is satisfied in other ways. तो सी एंड अवॉइड रिक्वायरमेंट तो कैमरे से पूरी नहीं होगी। यानी जो आप विजुअली देख रहे हैं और आप चाहें कि हाँ देख लिया और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मेरे ड्रोन के आगे, तो वो कैमरे के थ्रू तो वो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट के थ्रू। इसलिए विजुअल लाइन ऑफ साइट का होना जरूरी है। अगर विजुअल लाइन में आपके ड्रोन आपका नहीं है तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी के मकान में ना घुस जाए। अगर वो आप देख ही नहीं पा रहे तो उसका कंट्रोलिंग कर पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आप कैमरे के थ्रू देख नहीं रहे। लेंसेज जो आपने जो चश्मे लगाए उससे भी नहीं दिख रहा, ना आंखों से नहीं दिख रहा, तो वो है कहाँ, उसका पोजीशन नहीं पता है, तो फिर कंट्रोलिंग दिक्कत हो जाती है। उस कंडीशन में ये कभी भी आपके ड्रोन्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। जो अथॉरिटी है मे यूज विजुअल ऑब्जर्वर बट नॉट रिक्वायर। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने ड्रोन्स को फ्लाई करा रहे हैं, तो जो जो अथॉरिटी है वो कहती है कि हमारा एक ऑब्जर्वर भी वहां पे होगा, वो आपको देखता रहेगा कि आप उसको उड़ा पा रहे हैं या नहीं उड़ा पा रहे हैं, या ये बहुत ही कोई सेफ्टी पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं है। तो उसके लिए कभी कभी ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति वो करते हैं। ये एप्लीकेशन पे निर्भर करता है। मैक्सिमम एयर स्पीड जो इन्होंने अलाउ की वो थी 100 माइल्स पर आवर, 87 नॉट्स व्हेन यू फ्लाई योर ड्रोन इन अबव द सी। तो सी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर उड़ा रहे हैं तो 87 नॉट्स वहां पे हो जाता है। और अदरवाइज अगर जो लैंड एरिया में अगर आप उसको कर रहे हैं तो वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड मैक्सिमम। मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो इन्होंने कहा वो रखा 500 फीट अबव ग्राउंड लेवल। मिनिमम वेदर विजिबिलिटी 3 माइल्स फ्रॉम कंट्रोल स्टेशन। यानी कंट्रोल स्टेशन से ये मान के चला गया कि मिनिमम वेदर विजिबिलिटी अगर 3 मील तक दिखती है उस दिन उस समय, तब आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप उड़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर विजिबिलिटी कम है तो आप उड़ा ही नहीं सकते अपने ड्रोन को। और बिफोर फ्लाइंग एनी ड्रोन यू हैव टू रिक्वायर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन बाय द ऑपरेटर। ऑपरेटर उसको आकर के चेक करेगा, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा। वो जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि नाउ यू कैन फ्लाई योर ड्रोन, तब जाकर के उसको फाइनल अप्रूवल मिलती है। तो ये सारे के सारे रूल्स बने, लॉज बने ड्रोन्स के लिए। नो पर्सन मे एक्ट एज एन ऑपरेटर और वीओ फॉर मोर देन वन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एट वन टाइम। अगर किसी आदमी को नियुक्त किया गया आइदर ऑब्जर्वर की तरह, या वो आदमी किसी ड्रोन को उड़ा रहा है, तो एक समय पे एक ही ड्रोन को एक ऑपरेटर उड़ाएगा, या एक समय पर एक ही ड्रोन को ऑब्जर्व करेगा। एक से अधिक को ऑब्जर्व करने या उड़ाने की एक ही समय पे कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है। नो केयरलेस या रैकलेस ऑपरेशन होने चाहिए। केयरलेसनेस या रैकलेसनेस जो है वो अलाउड नहीं होती, क्योंकि इससे किसी को भी हार्म होने का खतरा होता है। A person may not operate a small unmanned aircraft if he or she knows or she has reason to know of any physical or mental condition that would interfere with the safe operation of small UAS. जब तक आप फिजिकली या मेंटली इस कंडीशन में नहीं है कि आप किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सके, फ्लाई करा सके, तब तक आपको ये उड़ाने की इजाजत नहीं होती। इवन स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी, स्मॉल ड्रोन्स भी अलाउ नहीं होते किसी ऐसे आदमी के द्वारा उड़ाया जाना जो मेंटली या फिजिकली फिट ना हो। उसको अपना एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है, और ये फिटनेस सर्टिफिकेट उसको हर 4 महीने पे अपना देना होता है। यानी आफ्टर एवरी 4 मंथ्स एक मेडिकल टीम आपको एग्जामिन करेगी,
फिजिकली मेंटली कि आप फिट है या नहीं है, देन वो एक सर्टिफिकेशन करती है कि हाँ नाउ ही और सी इज मेडिकली फिट एंड कैन फ्लाई द ड्रोन, तो जाकर के आपको परमिशन मिलती है। ये सारी ऑपरेशनल लिमिटेशंस, ऑपरेशनल रूल्स हैं। नो ऑपरेटर्स आर अलाउड इन ए क्लास ए एयर स्पेस। क्लास ए एयर स्पेस वो होता है जिसमें जंबो जेट्स फ्लाई करते हैं, हैवी एयर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। बी सी डी एंड ई एयर स्पेस आर अलाउड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीसी परमिशन। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन से आप बी सी डी एंड ई एयर स्पेस में अपने ड्रोन्स को फ्लाई करा सकते हैं। ऑपरेशंस इन क्लास जी काफी नीचे का रीजन हो गया, बहुत ही इसकी हाइट कम हो गई। तो जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि क्लास ए एयर स्पेस सबसे ऊपर है और ये रेड कलर से है, यानी रेड जोन, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो मूव करते हैं इन हाइट्स पे, या हैवी जंबो जेट्स इस पे फ्लाई करते हैं। और ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे आप बिल्कुल ही नहीं फ्लाई कर सकते इस रीजन में। तो इस रीजन में फ्लाई तो कराने के लिए आपके ड्रोन को बिल्कुल ही इजाजत ही नहीं मिलेगी। एटीसी की क्लियरेंस जो है इसको यहाँ पे नहीं दी जा सकती। क्लियरेंस कहाँ देते हैं वो? बी सी डी एंड ई रीजन में, बी पे, सी पे, डी पे और ई पे। नॉर्मली बी पे भी जो है एटीसी का क्लियरेंस उतना आसानी से नहीं मिलता जितना आसानी से आपको जी पे मिल जाएगा, क्लास डी में मिल जाएगा, क्लास ई में मिल जाएगा। क्योंकि क्लास सी डी ई और जी में टू वे कम्युनिकेशंस जो है वो पहले कर लिया जाता है एटीसी के थ्रू कि हाँ ठीक है, I have to fly my drone up to this level with this height, with this speed. Then the air traffic controller allow you or permit you to fly your drone between this time zone. वो भी एक टाइम लिमिट के लिए दिया जाएगा कि आप इसी टाइम स्लॉट में अपने ड्रोन्स को फ्लाई कराएंगे और ये आपका रेंज होगा अप टू दिस। ऐसा नहीं है कि आप विजुअल लाइन ऑफ साइट से बाहर चले जाएं, आपका ड्रोन बाहर चला जाए और वो किसी और के फ्लाई जोन में आ जाए। क्योंकि एक ही समय पे अगर वेदर परमिसिबल है, मौसम अच्छा है, तो कई लोग अपने ड्रोन्स को फ्लाई कराने की इजाजत मांग सकते हैं। तो आपका रेंज क्या होगा ये आपको डिसीजन लेना होगा पहले से, और उसके बारे में पहले से आपको बताना भी होगा। मेजर प्रोविजंस जो है, तो मेजर प्रोविजंस में जो है इसको प्रपोजल पार्ट 107 में दिया गया यूएस में, वो था ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि ऑपरेटर की सर्टिफिकेशन को कैसे दिया जाए, कैसे किसी ऑपरेटर को सर्टिफिकेट दिया जाए, उसका बेसिस क्या होगा, किस आधार पे दिया जाए, और जो ड्रोन उड़ा रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पायलट्स अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के, उनको पायलट ना कह करके उनको नाम दिया गया ऑपरेटर का, कि वो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है, वो पायलट नहीं है। पायलट वो होता है जो प्लेन में बैठा हो और उसको फ्लाई करा रहा हो, वो वहीं से उसको कंट्रोल कर रहा हो। ऑपरेटर्स वो जो कहीं और हैं और अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कहीं और उड़ा रहे हैं। ऑपरेटर्स के लिए क्या कंडीशन इन्होंने रखी? बी एट लीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल से कम के लोग नहीं उड़ा सकते। दूसरा, हालांकि ये इंडिया के लिए नहीं है, ये यूएस के लिए,
दूसरा इन्होंने कहा कि उनको एक कॉमन इनिशियल एरोनॉटिकल नॉलेज टेस्ट देना होगा, उसको पास करना होगा, और ये जो एग्जाम होगा वो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कराया जाएगा। उसमें पास होने के बाद ही फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ऑब्टेन एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेट विद अ स्मॉल यूएस रेटिंग। तो फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑपरेट कराने का, जिसपे कुछ चीजें लिखी रहती हैं कि आपके पास ये पायलट एयरमैन सर्टिफिकेशन है, इतनी तारीख को इसकी वैलिडेशन स्टार्ट हुई, इस रीजन के लिए है, यानी पर्टिकुलर वो जो जिस जोन में आप रहते हैं, जिस जोन में उड़ाना चाहते हैं, उसकी भी डिग्री रहेगा। अगर आप अपने ड्रोन को किसी और एरिया में लेके जाते हैं तो फिर वहां के कंसर्न एरिया से आपको अपना सर्टिफिकेशन या अपने सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा, तब वो अप्रूव करेंगे, फिर तब आप फ्लाई कराएंगे। पास अ रिकरेंट एरोनॉटिकल नॉलेज टेस्ट एवरी 24 मंथ्स, और हर 24 महीनों के बाद आपको अगेन एरोनॉटिकल नॉलेज का टेस्ट देना होगा, क्योंकि रूल्स बदलते रहते हैं। एरोनॉटिकल्स रूल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जो क्लास A B C D E की लिमिट है वो वेरी करती रहती है, उसमें एडवांसमेंट होती रहती है। तो आपके एरोनॉटिकल नॉलेज को लगातार टेस्ट किया जाएगा। Make available to the FAA upon request the small UAS for inspection or testing and any associated documents records required to be kept under the proposed rules। और आपको अपने FAA जो फेडरेशन है एविएशन का, उनके रिक्वेस्ट के बाद विद अपने स्मॉल यूएस के साथ मौजूद होना होगा, यानी आप और आपका ड्रोन इंस्पेक्शन टेस्टिंग के लिए वहां पे जाएगा, वो उसको टेस्ट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ये इनके रूलिंग में है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ योर ड्रोन ऑपरेशन, तो आपको विद इन 10 days FAA को बताना होगा कि क्या इंजरी हुई या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई, अगर हुई तो क्या उसका इंस्पेक्शन होगा, किसी से आपने कराया या नहीं, क्या आपने उड़ाने के पहले प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कराया था, कंट्रोलर को आपने चेक कराया था, बताया था अपनी फ्लाइंग के बारे में। क्योंकि वो फिर जैसे गाड़ी का यहाँ पे होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आप जो है इंश्योरेंस वाले को बुलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर ड्रोन में भी है। अगर ड्रोन के थ्रू भी होता है तो फिर आपको पहले बताना होगा कंसर्न अथॉरिटी को, वो आएंगे, वो एग्जामिन करेंगे कि वेदर देयर इज लॉस ऑफ ड्रोन ओनली और थ्रू द ड्रोन किसी और को तो नुकसान नहीं पहुंचा, किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी और आदमी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा है तो फिर वहां पे क्लेम बनता है, वो क्लेम फिर जो है आपको पे करना होगा। अगर आपने उसको इंश्योरेंस पहले से नहीं करा रखा है, उसमें भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, सारे तरह के इंश्योरेंस उसमें भी होते हैं, क्योंकि वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, फ्लाई कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसमें भी वो सारे रूल रेगुलेशन लगते हैं जो बाकी और चीजों में लगते हैं। तो उसका एक प्रॉपर अप्रूवल आपको लेकर के पहले से रखना होगा। और अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो फिर आपको विद इन 10 days बताना होगा, अदरवाइज फिर जो है वो लीगली आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं कि आपके ड्रोन्स के थ्रू ये चीजें हुई हैं और आप जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऑपरेशनल लिमिटेशंस हो गई, ऑपरेटर का सर्टिफिकेशन हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो गई। अब एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी जो ड्रोन आप बनाएंगे उसकी ड्रोन की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना, उसका कुछ रूल रेगुलेशन के आधार पे बनाएंगे ना, कि कब कोई कितना भी बड़ा बना ले या कुछ भी बना ले और उसको फ्लाई कराए। ऐसा नहीं है, उसका भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट तय किया गया है कि नहीं ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये चीजें ही उसमें लग सकती हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं लग सकती। वो सब कुछ जो है वो एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स में आएगा। अब एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या है,
FAA airworthiness certification is not required. However, operator must maintain a small UAS in the condition for safe operation, and prior to flight must inspect the UAS to ensure that it is in the condition for safe operation. कोई भी आप ड्रोन बनाएंगे तो आप उसको इमीडिएटली सीधे फ्लाई नहीं कराएंगे जब तक कि उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो जाता। सर्टिफिकेशन कैसे होगा? बिफोर प्रायर टू फ्लाइंग आपको उसका इंस्पेक्शन कराना होगा। तो आइदर आप अपने ड्रोन को लेके जाइए FAA ऑफिस में, या उनका कोई पर्सन आएगा, वो आकर के उसको एग्जामिन करेगा, वो उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल की जानी है। जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने बात किया था कि उस ड्रोन पे आपका नाम, आपका फोन नंबर, ये सारी एंट्री होगी। उस पर्टिकुलर उस ड्रोन का अपना एक नंबर होगा, ये सब उसके ऊपर है या नहीं है। ये सारी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उस एयरक्राफ्ट की, तभी उसको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज जो है वो ड्रोन्स के रेगुलेशन में आती है। इसके इसके और बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए से इतना ही था। बाकी इसके आगे एयरक्राफ्ट में और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेशन कैसे होता है इनका, उसको समझेंगे।